जेन जी, जिसे सबसे बदनाम जनरेशन माना जाता है, इसी जनरेशन ने आज नेपाल की करप्ट सरकार को गिरा दिया है। There is a big news that is coming in. Nepal Prime Minister KP Sharma Oli has resigned. The Prime Minister KP Sharma Oli has resigned. सरकार को लगा था एप्लीकेशंस का बैन है, लाठी डंडों से निपटा देंगे। लेकिन आज की जनरेशन ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। सरकार को अंदाजा भी नहीं था कि उनका एक्शन 19-20 मौतों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार में बैठे लोगों को भनक तक भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री तक को हेलीकॉप्टर लेकर भागना पड़ेगा। 19 मौतों ने नेपाल को जैसे हिला कर रख दिया था। जैन जी के साथ साथ पूरे नेपाल का एक हो जाना मानो सरकार का बदलना तय हो गया था। यह बात सिर्फ 26 एप्लीकेशंस के बैन की नहीं है, यह पूरे करप्ट सिस्टम की है जिनके खिलाफ जैन जी ने उग्र प्रदर्शन किया है। जैन जी के इस उग्र प्रदर्शन ने, चाहे वो कोई भी नेता रहे हो, चाहे वो देवबा रहे हो, ओली रहे हो या प्रचंड रहे हो, सबके घरों को आग के हवाले कर दिया। ये वही तीनों नेता हैं जो खुद को अभी तक नेपाल का कर्ता धर्ता मानते आए हैं तथा 30 सालों तक नेपाल पर जिन्होंने राज किया है। लेकिन आज नेपाल का युवा किसी भी बड़े नेता या किसी भी बड़ी पार्टी को सुनने को तैयार नहीं। वे आज बदलाव चाहते हैं, वे अब नई शुरुआत को चुनना चाहते हैं। लगातार बढ़ते करप्शन से नेपाल के लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के जूतों से पीटा। इन सब के बीच एक अफवाह भी उड़ी कि जैन जी ने प्रदर्शन में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सुरक्षित मिली हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, संसद को आग में झोंक दिया गया तथा उन सभी बड़े नेताओं के घरों में आग लगा दी गई जो इस करप्शन से तालमेल रखते थे। यहाँ सवाल है, क्या जैन जी सिर्फ 26 एप्लीकेशंस के बैन होने पर सड़कों पर उतर आए? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे कारण बहुत बड़े और गहरे हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप अभी बने हुए हैं बंद भारत पर। यह बात है 4 सितंबर 2025 की, जब नेपाल सरकार ने 26 एप्लीकेशंस को बैन करने का निर्णय लिया, जिसमें कुछ बड़े एप्लीकेशंस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी रहे थे। जिसमें सरकार का कहना था कि यह निर्णय फेक न्यूज, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और फ्रॉड को रोकने के लिए बहुत जरूरी निर्णय है। नवंबर 2023 में सरकार ने सभी एप्लीकेशंस को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए भी बोला था। इसके बाद सरकार ने कुछ पब्लिक नोटिस भी जारी किए, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस को छोड़कर बड़े प्लेटफॉर्म में से किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिसके चलते सरकार ने 26 एप्लीकेशंस को नेपाल में बैन कर दिया। यह सब तो सरकार का कहना था, लेकिन जैन जी और प्रोटेस्टर्स का कहना था कि यह सब इसलिए किया गया ताकि जनता की आवाज को दबाया जा सके और सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया जा सके। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार के नेपोटिज्म और करप्शन को जनता के सामने ला रहे थे, जिसका विरोध लगातार नेपाल की जनता सोशल मीडिया पर कर रही थी कि ये जो लग्जरी लाइफ, मोटे ब्रांड्स और कार का शो ऑफ कर रहे हैं, नेताओं के बच्चों के पास इसका पैसा कहां से आ रहा है। जनता को यह समझने में देर नहीं लग रही थी, जिसका विरोध लोग अभी तक सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे थे। फिर सरकार यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रेडिट और एक्स जैसे एप्लीकेशंस को यह कहकर बंद कर देती है कि इन प्लेटफॉर्म ने हमारे कोर्ट के ऑर्डर, सरकारी गाइडलाइंस को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते हम नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर खुद की सिक्योरिटी की जा रही थी और हवाला फेक न्यूज, साइबर क्राइम और फ्रॉड का दिया जा रहा था। अगर करप्शन की बात करें तो यहाँ कोई भी दूध का धुला नेता नहीं है। नेपाल की तीनों पार्टियों के हेड पर करप्शन के आरोप लगे हैं। नेपाल कांग्रेस के हेड शेर बहादुर देउवा पर एयरक्राफ्ट परचेज में इलीगल कमीशन लेने का आरोप लगा है। CPNUML के हेड और करंटली प्राइम मिनिस्टर KP ओली पर भी करप्शन केस चल रहा है। इन्होंने एक टी एस्टेट को अपने फायदे के लिए कॉमर्शियल प्लॉट में तब्दील करने की कोशिश की। CPNMC के हेड और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्प कमल दहाल पर भी माओवादी गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए गमन करने का आरोप है। सबके बावजूद भी सरकार यह कहकर एप्लीकेशंस को बैन कर देती है कि यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये किसकी सिक्योरिटी के खिलाफ हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि जनता पहले से ही करप्शन से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन करके सरकार जनता के पेट पर लात भी मार रही थी। 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेपाल में 20.82% लोग बेरोजगार हैं, यानी 5 में से 1 नौजवान बिना नौकरी के घूम रहा है। यहाँ जब जॉब नहीं मिलती तो लोगों को दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट होना पड़ता है।
हालत इतनी बुरी है कि हजारों लोग सिर्फ पैसों के लिए रशियन यूक्रेन वॉर में जा पहुंचे हैं। रिपोर्ट की माने तो नेपाली लोग $4000 के लिए किसी दूसरे के युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट में करप्शन ना होता, सरकार ठीक रास्ते से चलती, तो उन लोगों को वहां जाकर अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं थी। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो टूरिस्ट कनेक्ट और बुकिंग के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है। ने टूरिस्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से ठप कर दिया। सोशल मीडिया बैन से माइग्रेटेड नेपाल के लोग अपने ही देश से जैसे दूर हो गए थे। इतने पर भी जब जनता शांति से विरोध करने उतरी तो सरकार ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मानो आतंकवादी सड़कों पर उतर आए हों। सरकार ने अपनी गरिमा बचाने के लिए आनंद फानन में लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह सब देखकर नेपाल के सारे लोग जेन जी प्रोटेस्टर के साथ सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्टर्स का उग्र प्रदर्शन देख के सरकार को झुकना पड़ता है और 8 सितंबर 2025 को होम मिनिस्टर नैतिक मूल्यों का बहाना लेकर इस्तीफा दे देते हैं और सरकार उन सभी एप्लीकेशन से बैन हटा देती है जिन्हें 4 सितंबर 2025 को बैन किया गया था। 19 मौतों के बाद प्रोटेस्टर रुकने नहीं वाले थे। उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर को आग के हवाले कर दिया। हालत इतनी खराब हो जाती है कि आर्मी को हेलीकॉप्टर द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रियों को बचाना पड़ता है। 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी ओली भी इस्तीफा दे देते हैं। Where Prime Minister KP Sharma Oli has resigned. इसके बाद भी तोड़फोड़ और आगजनी की वीडियोस लगातार सामने आती रहती हैं। आर्मी चीफ भी सभी से शांति की अपील करते हैं। ओली के इस्तीफे के बाद जैन जी के सबसे लोकप्रिय नेता बलेंद्र साहब प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील करते हैं। क्या होता है अगर जनता की आवाज को लगातार दबाया जाता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, जब करप्शन बढ़ता है और नेपोटिज्म जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है। दोस्तों, नेपाल का देश आज हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया, कैसे भ्रष्टाचार और जन आक्रोश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, कैसे युवा खासकर जैन जी सड़कों पर उतरकर एक नई उम्मीद की लो जला रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि एक नई सुबह आएगी जहां नेताओं की कुर्सियां नहीं, जनता की आवाज सबसे ताकतवर होगी। अगर आपको यह वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है तो शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया देख सके कि नेपाल में क्या हो रहा है, और कमेंट कर हमें बताइए कि आपके हिसाब से नेपाल का अगला नेतृत्व कैसा होना चाहिए। नमस्कार।